जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024, 25, 26 में जब भी आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। होम साइंस गृह विज्ञान पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 है, क्लास 3 है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर 1 है और पेपर 2 के भी मैंने क्लास कराए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो 24, 25, 26 में आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 2024 में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पेपर 1 है तो पेपर का नाम क्या है ये भी जानना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर पेपर का नाम लिखा रहता है, ठीक है। देखिए, डायटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। आहार शास्त्र और चिकित्सीय पोषण, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बता दूं मैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HSC 304, ठीक है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, अपना जो पेपर कोड है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछते हैं कितने बच्चे कि सर ये मेरे जो कॉलेज है उसमें ये पेपर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका जो सब्जेक्ट है डायटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्लास 3 है। क्लास 3 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ओबी नोट्स के साथ मिलेंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छा, एक बात और, 80% छात्र छात्राएँ ऐसे होते हैं साथियों जो हमारे बीए सेमेस्टर वाला पे पढ़ते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की, ठीक है। चलिए सपोर्ट ज़रूर करिए आप लोग सब्सक्राइब करके, और इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा इस क्लास को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। 100 ग्राम गेहूं के आटे में कितनी कैलोरी होती है? तो 100 ग्राम गेहूं के आटे में साथियों 341 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। देखिए, जो की पॉइंट्स इसमें होते हैं, कितने बच्चे होते हैं स्किप कर देते हैं की पॉइंट्स को। की पॉइंट्स को स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 5th सेमेस्टर में मैंने की पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम में आ रहे थे की पॉइंट से प्रश्न, ठीक है। चलिए, की पॉइंट से आपके डाउट भी क्लियर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, 100 ग्राम गेहूं के आटे में 341 किलो कैलोरी होती है, वहीं 100 ग्राम साबुत गेहूं के आटे में 339 कैलोरी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में साथियों गेहूं के बारे में पूछे। 100 ग्राम गेहूं के आटे में कितनी कैलोरी होती है? 341। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ ले कि 100 ग्राम साबुत गेहूं के आटे में कितनी कैलोरी होती है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं सब पढ़ा देता हूँ। तो गेहूं, साबुत गेहूं के आटे में 339 कैलोरी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 100 ग्राम चोकर वाले गेहूं के आटे में करीब 340 कैलोरी होती है। अगर कोई 100 ग्राम आटे की रोटी बनाता है तो उसे 13.2 ग्राम प्रोटीन, 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.5 ग्राम फैट और 0.4 ग्राम शुगर और 10.7 ग्राम फाइबर भी मिलेगा, ठीक है। देखिए, यह क्या है, आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, गेहूं की एक रोटी में 104 कैलोरी होती है। आपके एग्जाम में पूछता है गेहूं के एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है, तो ध्यान रखिएगा 104 कैलोरी। इसमें कार्बोहाइड्रेट 63 कैलोरी और प्रोटीन 10 कैलोरी, ठीक है। फैट 33 कैलोरी होती है, 33, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है उसका कैलोरी मूल्य कैसा होगा? अधिक होगा, कम होगा, समान होगा या फिर बढ़ा हुआ होगा? तो जिन भोज्य पदार्थों में, जिस भोजन में पानी की मात्रा अधिक होती है साथियों, उसमें कैलोरी की जो मात्रा होती है कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। मध्यम क्रियाशीलता वाले पुरुष तथा महिला में क्रमशः कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो मध्यम क्रियाशीलता वाले जो पुरुष होते हैं इनको 2400, ठीक है, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो मध्यम क्रियाशील वाली महिला होती हैं इनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2400 तथा 2100, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है।
प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है इसमें, बेनेडिक्ट राध उपकरण के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे क्या है, शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को कहते हैं। शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है साथियों, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो प्रत्यक्ष कैलोमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है। देखिए ये प्रश्न जो है मुझे लग रहा है 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जो मैं 100% बताता हूँ आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको इसी तरह से बताया था, ठीक है। चलिए, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है भैया? प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, प्रयोगों से पता चलता है कि 4 लीटर ऑक्सीजन कितनी कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक है? तो 4 लीटर जो ऑक्सीजन होती है साथियों, यह 4825 कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक होती है। 8वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, ऊर्जा को मापने की विधि को प्रकाश मापक, ज्यामितीय मापक या तापमान मापक या फिर कैलोरीमेट्री कहते हैं? तो ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कैलोरीमिति द्वारा ऊर्जा खपत को मापा जा सकता है जिसमें किसका मापन शामिल है? ठीक है, आपके इसमें 5 ऑप्शन दिया है। शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, क्या इसमें ये शामिल होता है? तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा खपत को शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा नहीं मापा जाता है, ठीक है, ये आपका गलत है। दूसरा है ऑक्सीडेटिव एंजाइम स्तर को मापने में ये शामिल है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी गलत है आपका। अप्रत्यक्ष कैलोरी ऊर्जा खपत को किससे मापा जाता है? ऑक्सीजन खपत, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन, ये भी आपका करेक्ट है। और क्या है? श्वसन विनिमय अनुपात, ये भी आपका करेक्ट है साथियों। सी, डी और ई आपका करेक्ट है। कैसे? देखिए क्या पूछा है, अप्रत्यक्ष कैलोरी मिति द्वारा ऊर्जा खपत को मापा जा सकता है, तो इन 3 विधियों द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखेंगे हमारा कौन सा सही है, सी, डी और ई वाला किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, सी, डी और ई हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, आहारी रेशे क्या होते हैं? आहारी रेशे साबुत खाद्यान्न होते हैं, दालें होते हैं, आलू होती हैं, ठीक है, ताजे फल होते हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी आहारीय रेशे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा है साथियों, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं? जो फैट होता है, फैट युक्त भोजन किसको कहते हैं? फैट फूड। तो तले हुए भोजन को और चिकनाई वाले भोजन को, दोनों को क्या कहते हैं? वसा युक्त भोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है आपका, आहारीय रेशे का दूसरा नाम क्या है? आहारी रेशे का दूसरा नाम रफेज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ये आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा ये वाला प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है? भोजन को ज़्यादा पकाने से साथियों विटामिन नष्ट हो जाती है और प्रोटीन भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, 15 नंबर प्रश्न है, अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? कमजोरी होती है, स्कर्वी रोग, रतौंधी होती है या सभी? तो अरक्तता रोग से जो शरीर में प्रभाव पड़ता है वो तो शरीर कमजोर हो जाता है अरक्तता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, व्यक्तियों में कितनी प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है? तो व्यक्तियों में 3 प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या इसमें पूछा है, ऊर्जा मापने की इकाई को कहते हैं? ऊर्जा मापने की इकाई को कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों, क्या है? भोज्य पदार्थों के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं? जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन, ठीक है, भोजन में जो कार्बन होते हैं, ठीक है, सभी कार्बनिक पदार्थ जो जलकर हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं वह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। भोजन हमारे शरीर में जलकर क्या उत्पन्न करता है भैया? ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, एक होता है कैलोरीमीटर मापने की ऊर्जा का यंत्र और एक होता है कैलोरीमीटर, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है? कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं भैया कैलोरीमीटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। कैलोरीमीटर वाला मैंने ऊपर ही आपको प्रश्न पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है? देखिए, प्रश्न को घुमा फिरा के पूछता है, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। चलिए, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आपका, क्या है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को कैलोरीमीटर में प्रायः कितनी विधियों से नापा जा सकता है? तो 2 विधियों से नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 21 क्या है? 21 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा है साथियों। चलिए, प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जो भोज्य तत्व हैं, घी है, तेल है, अनाज है, ये सभी क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आहारी चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को कहा जाता है। तो आहारी चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को ऊष्मामापी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या है साथियों? ज्वर की स्थिति में बढ़ जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको बुखार होता है तो क्या बढ़ जाता है? डीएमआर, बीएमआर, आईसीएमआर। तो आपका बीएमआर बढ़ जाता है जब आपको बुखार होता है, तो ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बीएमआर क्या होता है, ये बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। बीएमआर का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म होता है बीएमआर का, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, हिंदी में भी मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये होता क्या है, चलिए जानते हैं। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो शरीर को सांस लेने और दिल की धड़कन को बनाए रखने जैसे बुनियादी कामों को पूरा करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। बीएमआर, ठीक है। बीएमआर क्यों ज़रूरी होती है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बीएमआर कैलोरी की वह संख्या है जो शरीर को आराम के समय काम करने के लिए जरूरी होती है। प्रश्न नंबर 24 है साथियों। 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ है। तो ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ 2 एटीपी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, ये जो प्रश्न है सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 क्या है दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 25 नंबर प्रश्न क्या है? ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण के दौरान 2 एडीएच अणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण एनएडीएच उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। ग्लिसराल्डिहाइड्स 3 फास्फेट का 1,3 फास्फोग्ली स्टेट में रूपांतरण, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो आपका ऑप्शन है, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देता है, छोटा ऑप्शन में आपका देता है। मैंने बड़ा ऑप्शन क्यों बताया, ये भी आपके एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि 3rd ईयर है, लास्ट आपका सेमेस्टर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न का लेवल है ऊपर रहेगा। अच्छा, दूसरा आपका क्या पूछता है? देखिए, इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी देता है, ठीक है। ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण के दौरान 2 एडीएच अणु उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण एनएडीएच उत्पन्न करता है? तो ग्लाइकोलाइसिस भी देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों आपको बता दिया, अब आपको उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण के दौरान एनएडीएच उत्पन्न करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज क्षरण का पहला चरण है। यह चरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज अणु से 2 पाइरूवेट अणु बनते हैं। इस चक्र के दौरान
4 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं और 2 एटीपी अणु खपत होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? ग्लूकोनोजेनेसिस गैर कार्बोहाइड्रेट अणुओं से ग्लूकोज का उत्पाद है। बिल्कुल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोनोजेनेसिस के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एसिटाइल CoA आपका जो है आपका ग्लूकोनोजेनेसिस के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर ये बताइए एसिटाइल CoA क्या होता है और ग्लूकोनोजेनेसिस गैर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ग्लूकोनोजेनेसिस यकृत और गुर्दे में होता है। आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ग्लूकोनोजेनेसिस कहाँ पर होता है? हमारे यकृत और गुर्दे में होता है। ठीक है। यह मधुमेहजन्य हार्मोन ग्लूकागन वृद्धि हार्मोन एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल द्वारा उत्तेजित होता है। ये भी पूछता है ग्लूकोनोजेनेसिस किसके द्वारा उत्तेजित होता है? तो याद रखिएगा ये सभी हार्मोन के नाम है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा हार्मोन ग्लूकोनोजेनेसिस को उत्तेजित करता है। तो जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी तो उत्तर देंगे। ठीक है, तो उत्तर देना कैसे है? तो आप मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्या है? देखिए, CO के जो ऊपर आपको मैंने पढ़ाया है एसिटाइल CoA। ठीक है, एसिटाइल जो लिखा था CoA उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसिटाइल कोएंजाइम A भी कहते हैं एसिटाइल CoA को। ठीक है। अच्छा, यह एक अणु है, ध्यान रखिएगा। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड चयापचय में कई जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। इसका मुख्य काम ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीकृत होने के लिए एसिटाइल समूह को साइट्रिक एसिड चक्र क्रेब्स चक्र तक पहुंचाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न था साथियों। प्रश्न नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड है? देखिए, आपके जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, मोनोसैकेराइड से संबंधित प्रश्न आएगा। मोनोसैकेराइड 3 होते हैं, मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। पहले जो मैं आपको इसमें पढ़ा दे रहा हूँ, जो फ्रक्टोज है ये मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज और माल्टोज ये आपके मोनोसैकेराइड नहीं है। ठीक है। अच्छा सर बताइए मोनोसैकेराइड कौन कौन होते हैं? देखिए, ग्लूकोज, गलैक्टोज और फ्रक्टोज ये सभी मोनोसैकेराइड है। ठीक है, कौन कौन? ग्लूकोज, गलैक्टोज और फ्रक्टोज ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये तीन एक ही आणविक सूत्र C6H12 और O6 साझा करते हैं। देखिए, जो आपके एग्जाम में लिखा रहेगा इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, C6H12 और O6। ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे। ये सूत्र होता है फ्रक्टोज, गलैक्टोज और ग्लूकोज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपके इसमें 3 ऑप्शन दिया है और इसमें से आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका देखते हैं क्या है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में होता है। बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये दोनों गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों क्या है। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु को पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में रूपांतरित करने पर एटीपी का नेट लाभ कितना है? तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये भी आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका क्या पूछा है। निम्नलिखित में से क्या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी भंडारण के लिए प्रयुक्त एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? देखिए मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर फेफड़ा। ये जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, जब आपका वाइवा होता है उसमें भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो यकृत होता है साथियों, ठीक है, जो हमारा यकृत होता है, यकृत ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और एमिनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका। एड्रेनालाइन ग्लाइकोजेनोलिसिस में किस एंजाइम पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, फास्फोराइलेस पर काम करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपके दिमाग में यह रहा होगा कि सर ये बताइए एड्रेनालाइन
ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होता है, तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा। एड्रेनालाइन ग्लाइकोजेनोलिसिस में एडेनिल साइक्लेज नामक एंजाइम पर काम करता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगला क्या है, एड्रेनालाइन के कारण प्रोटीन के 3D आकार में बदलाव होता है, जिससे एडेनिल साइक्लेज सक्रिय हो जाता है। एडेनिल साइक्लेज एटीपी को सीएमपी यानी चक्रीय एएमपी में बदल देता है। सीएमपी दूसरे संदेशवाहक हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न आपका पूछा इसमें, लीवर में लॉन्ग चेन फैटी एसिड के संचय से निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलाइटिस एंजाइम बाधित होता है, तो जो ग्लूकोकाइनेज होता है साथियों, यह लीवर में लॉन्ग चेन फैटी एसिड के संचयन से ग्लाइकोलाइटिस एंजाइम को बाधित करता है, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, ग्लाइकोलाइटिस एंजाइम को बाधित करता है हमारे लीवर में, ठीक है। मैंने साधारण भाषा में आपको समझा दिया, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न क्या है, ग्लाइकोजन संश्लेषण किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, इंसुलिन, जीएच, प्रोटीन या फिर सभी के द्वारा। तो जो ग्लाइकोजन संश्लेषण होता है साथियों, यह इंसुलिन के द्वारा बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है, 34 नंबर आपका प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड GLUT इंसुलिन निर्भर ग्लूकोज अपटेक में महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड इंसुलिन निर्भर ग्लूकोज अपडेट में महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन है भैया, GLUT3 है या फिर GLAT4 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, GLAT4 क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड इंसुलिन निर्भर ग्लूकोज अपटेक में महत्वपूर्ण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है, देखिए जो मैं 31 नंबर से प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लाइकली लीजिएगा, हल्के में मत लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेटाबोलाइट पाइरूवेट किनेज को नकारात्मक रूप से नियंत्रित करता है, तो जो अलाइनिन है यह आपका मेटाबोलाइट पाइरूवेट किनेज को नकारात्मक रूप से नियंत्रित करता है। चलिए इसमें की पॉइंट्स पढ़िएगा। अलाइनिन एक मेटाबोलाइट है जो पाइरूवेट किनेज को नकारात्मक रूप से नियंत्रित करता है। यह एंजाइम एलोस्टेरिक नियामकों और अंतिम उत्पाद अवरोध दोनों से प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, छोटी आंत द्वारा शर्करा के अवशोषण की दर सर्वाधिक होती है, तो हेक्टोज, ठीक है, हेक्टोज के द्वारा दोस्तों छोटी आंत द्वारा जो शर्करा के अवशोषण की दर होती है सर्वाधिक हेक्टोज के द्वारा होती है। प्रश्न नंबर 37 आपका दिया है, लीवर में निम्नलिखित में से किस मेटाबोलाइज का फास्फोफ्रक्टोकिनेज पर एटीपी के निरोधात्मक को कम करता है, तो जो फ्रुक्टोज 1 और 6 बिसफास्फेट होता है, यह आपका मेटाबोलाइज का फास्फोफ्रक्टोकिनेज पर एटीपी के निरोधात्मक को कम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। चलिए मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है, इन चारों में से दोस्तों पूछ रहा है ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन पर निर्भर है, तो इसमें GLUT1 है, GLUT2 है, GLUT3 और GLUT4 है। तो जो इसमें GLUT4 होता है दोस्तों यह आपका ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन पर निर्भर होता है, ठीक है। चलिए अच्छा मैं आपको बता देता हूँ GLUT1 GLUT2 और क्या होते हैं। देखिए GLUT1 और GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ग्लूकोज के परिवहन को यानी ग्लूकोज के ले जाने के लिए सुविधाजनक बनाकर इंसुलिन संवेदनशील कोशिकाओं में बदल देते हैं। GLUT1 इंसुलिन स्वतंत्र होता है और व्यापक रूप से विभिन्न ऊतकों में वितरित होता है। जो GLUT4 होता है इंसुलिन पर निर्भर होता है तथा मांसपेशियों और वसीय कोशिकाओं में ग्लूकोज परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पाचित भोजन को अवशोषित करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूछा क्या है, जो आपका आहार नाल है, आमाशय, छोटी आंत, यकृत और बड़ी आंत, ये क्या है, आहार नाल है आपका। ठीक है, तो ठीक है सर, आहार नाल ये पूछ रहा है जो पचा हुआ भोजन होता है वह अवशोषित किस में होता है, आमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या फिर बड़ी आंत में। तो यह छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषित होता है। ठीक है, ये छोटी आंत क्या है, आहार नाल है आपका। और जो पाचित भोजन होता है वह छोटी आंत में अवशोषित होता है और आपके शरीर को ऊर्जा देता है, आपके शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या है, प्रश्न नंबर 40 है साथियों, ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 6 फास्फेट में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बताइए ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 6 फास्फेट में रूपांतरण किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो आइसोमेराइजेशन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आइसोमेराइजेशन क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 6 फास्फेट में रूपांतरण आइसोमेराइजेशन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ग्लाइकोलाइसिस के दूसरे चरण में यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जो रूपांतरण होता है ग्लाइकोलाइसिस के दूसरे चरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में एंजाइम फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज यानी पीआई की मदद ली जाती है। जो मैं बताया हूँ आपको आइसोमेराइजेशन, देखिए इससे एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी ये जिम्मेदारी आपकी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। और सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।